नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो इससे पहले हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों एंडो तथा क्राइनिन से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक श्रावण या इंटरनल सिक्रेशन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जिन रासायनिक यौगिकों का श्रावण किया जाता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। ये ग्रंथियाँ अपने सिक्रेशन को सीधे ही रक्त में मुक्त करती हैं। नलिका विहीन या डक्टलेस होने के कारण हम इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ या डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिनमें हम जैसे हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, टेस्टिस और ओवरी। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, पीयूषिका, हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई सभी नामों से यह ग्रंथि जानी जाती है। सभी हायर वर्टिब्रेट्स जंतुओं में यह आवश्यक रूप से पाई जाने वाली एक मुख्य ग्रंथि है। एक ओर यह मस्तिष्क से परोक्ष रूप से जुड़ी रहती है तथा दूसरी ओर यह अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं अंग तंत्रों पर नियंत्रण या अपना प्रभाव रखती है। अतः यह मस्तिष्क एवं अन्य अंतःस्रावी तंत्र के मध्य एक लिंक का कार्य करती है, जो कि बॉडी में फंक्शनल इंटीग्रेशन की स्थिति को यथावत बनाए रखते हैं। इसकी स्थिति एवं क्रियात्मक अवस्थाओं को देखकर ही वेसेलियस ने इसे मास्टर ग्लैंड व ऑर्केस्ट्रा का लीडर कहा है। यह पीयूष ग्रंथि देह की अन्य ग्रंथियों मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। पीयूष ग्रंथि का विकास एक्टोडर्म से होता है, किंतु इसका डेवलपमेंट दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होता है। पीयूषिका के न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक आउटग्रोथ के नीचे की ओर वृद्धि करने से होता है। पीयूषिका को एडिनोहाइपोफाइसिस भाग का निर्माण भी एम्ब्रियो की ग्रसनी के पृष्ठभाग में स्थित रेथिकास पाउच के ऊपर बढ़ने से होता है। मध्यपिंड या पार्स इंटरमीडिया भाग का विकास को रेथिकास की धानी के इन्फंडिबुलम के संपर्क में आने से भिन्नित होने के कारण होता है। इस धानी को शेष भाग पास डिस्टेलिस में बदल दिया जाता है। एम्ब्रियोनिक पास डिस्टेलिस के संयोजन से पास ट्यूबरलेसिस बनता है। धानी की गुहा हाइपोफाइसिस की अवशेषिका या अवशिष्ट रेजिडुअल ल्यूमन बन जाती है। अब देखते हैं कि इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पश्च भाग की पीयूषिका धमनी एवं अग्र पीयूषिका धमनी मिलकर पीयूष ग्रंथि को ब्लड सप्लाई करती है। पश्च पीयूषिका धमनी पार्स नर्वोसा भाग को रक्त सप्लाई करती है। कुछ अग्र पीयूषिका धमनियाँ पार्स डिस्टेलिस भाग को एवं कुछ धमनियाँ हाइपोथैलेमस भाग को ब्लड सप्लाई करती है। हाइपोथैलेमस की वेन्यूल्स में से रक्त पार्स डिस्टेलिस के रक्त पात्रों या साइनोइड्स में आकर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बनाता है। अब हम देखते हैं इसकी पोजीशन क्या होती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क की निचली सतह पर उपस्थित होती है और मस्तिष्क के डायनसेफलन भाग की अधर से एक छोटे व्रंत द्वारा स्कल की स्फीनोइड अस्थि की सेला टर्सिका नामक खांच में लटकी रहती है। इस ग्रंथि पर ड्यूरामेटर का आवरण रहता है तथा इस झिल्ली से निर्मित सेल्फ समान फोल्ड डायफ्रेमा सेली कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। यह सभी कशेरुक जंतुओं में विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है। प्रोटोकॉर्डेट्स के अनुसार किशोर एम्फिओक्सिस में उपस्थित प्री ओरल पिट पीयूषिका का होमोलोगस ऑर्गन माना जाता है। वयस्क जंतु में यह मूलर ऑर्गन में उपस्थित होती है।
साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं में यह सरल अंगों के रूप में पाई जाती है। इनमें रेथिकाज पाउच की ल्यूमन बड़ी होती है तथा यह मुख्य गुहा से जुड़ी होती है। पक्षियों एवं कुछ मैमल्स, समुद्री गायों एवं व्हेल्स मछलियों में मध्य पिंड या इंटरमीडिएट लोब अब्सेंट होता है। मनुष्य में इसका विस्तृत अध्ययन किया गया है। इनमें यह मक्का या मटर के दाने की आकृति की सर्वाधिक सुरक्षित ग्रंथि के रूप में उपस्थित होती है। इसका भार पुरुषों में 0.5 से 0.6 ग्राम तथा महिलाओं में 0.6 से 0.7 ग्राम के लगभग होता है। आकारित तौर पर यह एक कंपाउंड ग्लैंड है जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जो 2 एम्ब्रियोनिक प्रिमोर्डिया से प्राप्त होते हैं। पीयूष ग्रंथि के 3 लॉब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पार्स इंटरमीडिएटा या पोस्टीरियर लोब। अग्रपिंड एवं मध्य पिंड को ही हम संयुक्त रूप से एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इस प्रकार पश्च पिंड को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। एडेनोहाइपोफाइसिस यह भाग अपेक्षाकृत छोटा, ठोस और श्वेत रंग का भाग होता है जो इन्फंडिबुलर स्टाक के द्वारा मस्तिष्क के अधर तल से जुड़ा हुआ रहता है। इसके हाइपोथैलेमस स्थित सिरे पर तंत्रिका स्रावी एवं इस भाग में एक्सोन व इनके अंतिम छोर पर फूली हुई घुंडियाँ स्थित रहती है, जिसे हम हेरिंग बॉडीज कहते हैं। हेरिंग बॉडीज के बीच बीच में बड़ी ब्रांच्ड न्यूरोगेलियल सेल्स व पाई जाती हैं जो प्यूटिसाइड में स्थित होती हैं। यह भाग न्यूरल एक्टोडर्म से विकसित होता है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि यह भाग एंडोक्राइन नहीं होता है क्योंकि इस भाग के द्वारा हार्मोन का संश्लेषण नहीं किया जाता है, अपितु यह हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित न्यूरो हार्मोन्स को स्टोर एवं इन्हें रिलीज करने का काम करता है। अतः हम इसे न्यूरोहीमल ऑर्गन मानते हैं। यह भाग भी 3 भागों से मिलकर बना होता है, मीडियन एमिनेंस, इन्फंडिबुलम या स्टाक और पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस में इन्फंडिबुलर सिरे पर एक कैविटी पाई जाती है जो डायनसेफलोन में स्थित गुहा से जुड़ी हुई होती है। एडेनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन: ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनेडोट्रोपिन्स, लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कोर्टिकोट्रोफिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसके सिक्रेशन से हाइपोथैलेमस से स्रावित कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को हार्मोन सिक्रेशन के लिए प्रेरित करता है और ये हार्मोन एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स या ACTH हार्मोन्स कहलाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं सिक्रेशन क्रिया को उत्तेजित करता है। इस हार्मोन का स्रावन हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से उत्प्रेरित होता है। थायरोट्रोपिन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं नियमन का कार्य करता है। नेक्स्ट, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। यह हार्मोन नर व मादा में अलग अलग टेस्टिस तथा ओवरीज के द्वारा को उत्तेजित करता है। ये स्त्री एवं पुरुषों में जनन अंगों की मैच्योरिटी तथा क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन जनन ग्रंथियों तथा अन्य सहायक जननांगों की सक्रियता में भी महत्वपूर्ण होता है। यह हार्मोन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। यह हार्मोन पुरुषों में शुक्रजनन नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वृद्धि तथा शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। स्त्रियों में यह
अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि, उनके परिपक्वन तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है। युग्मकों के निर्माण व उनके विकास में प्रमुख भूमिका होने के कारण इस हार्मोन को हम गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। अब हम लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। यह हार्मोन स्त्रियों में ग्राफिन फॉलिकल के मैच्योरेशन, ओवुलेशन तथा कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। फीमेल में यह कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को भी प्रेरित करता है। पुरुषों में यह हार्मोन टेस्टिस की इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल्स को एंड्रोजन अर्थात नर हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक या मेमोट्रोपिक हार्मोन, इसे LTH हार्मोन भी कहते हैं। इसका सिक्रीशन पीयूष ग्रंथि की लैक्टोट्रॉफ सेल्स के द्वारा होता है। स्त्रियों के गर्भकाल में इसका स्रावन बढ़ जाता है। यह हार्मोन शिशु जन्म के बाद मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन तथा मिल्क सिक्रीशन को प्रेरित करता है। इस हार्मोन की कमी से स्त्रियों में मिल्क फॉर्मेशन नहीं होता है। स्त्रियों में कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन भी इसी हार्मोन के प्रेरण के कारण होता है। नेक्स्ट आता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH। मनुष्य में मध्य पिंड अल्प विकसित होता है। यह त्वचा की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। इसके लिए त्वचा में मेलानोफोर सेल्स या रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं द्वारा मेलेनिन पिगमेंट्स का निर्माण होता है। मानव में यह त्वचा पर तिल बनने तथा चकत्ते बनने को प्रेरित करता है। निम्न कशेरुकी जंतुओं में यह मेलानिन पिगमेंट्स को फैलाकर त्वचा के रंग को डार्क बनाता है। इसका सिक्रीशन हाइपोथैलेमस के MSH रिलीजिंग हार्मोन तथा इनहिबिशन फैक्टर से नियंत्रित होता है। पिट्यूटरी का सेकंड पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के इनफंडिबुलम से विकसित होता है। यह पोस्टीरियर लोब और पास नर्वोसा भी कहलाता है। यह पीयूष ग्रंथि का 1/4 भाग बनाता है जो सफ़ेद और उभरा हुआ होता है। इसके 3 उभार, मध्य उभार जो कि हाइपोथैलेमस के तल पर स्थित, दूसरा इनफंडिबुलम स्टॉक जो मध्य उभार से नीचे की ओर बढ़ा हुआ, तथा तीसरा तंत्रिकीय पिंड या पार्श्व नर्वोसा जो स्टॉक के छोर पर स्थित बड़ा एवं फूला हुआ भाग होता है, पाए जाते हैं। तंत्रिकीय पिंड द्वारा तंत्रिकीय स्रावी कोशिकाओं के एक्सॉन्स की नोक में उपस्थित हार्मोन का संचय एवं श्रावण भी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम ADH हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन के द्वारा नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉइल्ड पार्ट एवं कलेक्टिंग डक्ट द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाया जाता है, जिससे मूत्र की मात्रा में कमी होती है। इस कारण इसे मूत्ररोधी या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसकी कमी से मूत्र के साथ जल की अत्यधिक मात्रा रहने के कारण यूरिन पतला तथा रुधिर गाढ़ा हो जाता है। इसे ही हम डाईयूरेसिस डिजीज कहते हैं। इस कारण व्यक्ति में मूत्र की मात्रा की अत्यधिक उत्सर्जन होता है, जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। यह हार्मोन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। वैसोप्रेसिन के सिक्रीशन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरेगुलेटिंग सेंटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन को हम पिक्टोसिन भी कहते हैं। स्त्रियों के गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों या इनवेंट्रिकुलर मसल्स में संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे प्रसव के समय प्रसव पीड़ा या लेबर पेन उत्पन्न होकर शिशु जन्म में सहायक होता है।
प्रसव के पश्चात ये गर्भाशय की दीवार को पुनः सामान्य बनाने में सहायक होता है। इस हार्मोन द्वारा प्रसव के पश्चात स्त्रियों में मेमोरी ग्लैंड्स द्वारा मिल्क प्रोजेक्शन को भी प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर की विभिन्न क्रियाओं यथा शरीर की वृद्धि, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जनन अंगों का विकास, उपापचयी क्रियाओं तथा सामान्य आचरण के नियंत्रण के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर भी नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहते हुए अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर मुख्य प्रशासक की भांति नियंत्रित करती है। अतः इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बैंड मास्टर या एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है तथा हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। धन्यवाद।